नमस्कार मित्रों, मैं नीरज कुमार और ये मॉडर्न हिस्ट्री आपके सामने हम लेकर आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी शायद ये मिल पाएँ। तो आप इनको ध्यान से देखिए और समझिए कि ये इन इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम किसी भी परीक्षा को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। तो पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, आपको पता होगा मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के विषय में अब हम जानकारी लेते हैं। देखिए 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया। ब्रिटिश फौज का कब्जा 1803 में दिल्ली में हो जाता है। और इस समय मुग़ल बादशाह कौन हुआ करता था? शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय इस समय मुग़ल बादशाह हुआ करता था। लेकिन यह आश्रित था, ब्रिटिश सरकार पर आश्रित था। और यह ब्रिटिश सरकार की ताकत इस समय इतनी बढ़ चुकी थी कि मुग़लों का जो पतन था वो काफ़ी हो चुका था। औरंगजेब के मरने के बाद इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी कि दरबार में गुटबाजी भी होती थी। तो आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश फौज ने कब्जा कब किया था दिल्ली पर? तो 1803 में किया था। उसमें मुग़ल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल प्रशासन में कमजोरी आने लगी थी। सभी को पता है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो इनके उत्तराधिकार के लिए भाइयों में आपस में संघर्ष हुआ। और 65 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम कहते हैं, यह शासक बना। बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, ये शासक बना था। और ये बहादुर शाह की पदवी के साथ शासक बना था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। यहाँ तक ये जो समय था ये मुग़ल काल के पतन का समय था। अब इसके बाद क्या होता है? देखिए ये जो बहादुर शाह है इसके बारे में आप जान लीजिए। बहादुर शाह का जन्म 1643 में कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था। और इसकी जो माँ थी उसका नाम था नवाब बाई। नवाब बाई, इसकी माँ का नाम नवाब बाई था। तो इसकी माँ का नाम क्या था? नवाब बाई। एक तो ये याद रखना है आपको। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। लेकिन जब इसने बहादुर शाह ने जजाऊ के युद्ध में 1707 में, किसके युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में, या आपका कह सकते हैं जाजो के युद्ध में 1707 में अपने भाई आजम को पराजित किया और यह मुगल बादशाह बन जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। और यह बहादुर शाह के नाम से शासक बन जाता है। इसके काल में एक होता है खुतवा विवाद। खुतवा विवाद देख लीजिए, क्योंकि ये खुतवा प्रणाली में कुछ परिवर्तन करना चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहादुर शाह ने खुतबे में चौथे खलीफा अली के नाम के साथ वली शब्द जोड़ दिया था। वली को जोड़ दिया था, यानी कि अली के नाम के साथ वली को जोड़ दिया था। इस पर लाहौर के जो हाजी थे यार मोहम्मद, लाहौर के हाजी यार मोहम्मद ने से इनका विवाद हो गया और अंत में इन्हें पुराना खुतबा ही इनका पढ़ा गया था। तो किसके साथ विवाद हुआ था? लाहौर के जो हाजी थे यार मोहम्मद, इनके साथ इनका विवाद हुआ था। किस चीज़ में? खुतबा विवाद। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि खुतबा विवाद किसके काल में हुआ था? बहादुर शाह प्रथम के काल में ये विवाद हुआ था। आगे क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो साहू को मुक्त कर दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जब शासक बना तो साहू को मुक्त करने का दूसरा उद्देश्य ये था कि इनके यहाँ पर मराठों में गृह युद्ध हो जाए। ताराबाई उधर शासन कर रही थी और यह में इनका विवाद उत्पन्न होगा जिससे इसमें मुगलों को फ़ायदा होना था। तो इसलिए उसको कैद कैद से मुक्त कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के साथ भी मित्रता की नीति अपनाई गई थी, क्योंकि अब तक सिखों के साथ मुगलों की नीति अच्छी नहीं रही थी, उनके साथ खटास रहे थे। तो इस दिन अब ये जो दौर था ये दूसरा दौर था। और इस काल में बहादुर शाह प्रथम ने गोविंद सिंह के साथ मित्रता की नीति अपनाई और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक, यानी कि राजपूतों से भी इन्होंने अच्छी नीति अपनाई और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। आपको पता होगा इन्होंने ज़्यादातर नीति जो अपनाई थी वो ठीक ठाक बनाई, पॉजिटिव नीति अपनाई थी। और जाटों के साथ भी इन्होंने अच्छे संबंध रखे थे और राजपूतों के साथ भी इन्होंने अच्छे संबंध रखे। मराठों के साथ भी इन्होंने अच्छे संबंध रखे थे और मराठों में साहू को इन्होंने मुक्त कर दिया था। आगे है आपका क्वेश्चन, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मदद मास अनुदानों को, जहाँ इसने बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, राज दरबार में फिर से होली खेलने की अनुमति प्रदान की कर दी गई थी जिससे कि हिंदू खुश हो जाए। और सती प्रथा का समर्थन किया गया। सती प्रथा का समर्थन उस दौर में करने का मतलब था हिंदुओं को खुश करना, क्योंकि हिंदुओं की ये
परंपरा थी, ये प्रणाली थी कि जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को सती होना पड़ता था, यानी कि उसके साथ अग्नि में मरना होता था। तो इनको खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रणाली को अपनाया। आगे चल के आधुनिक काल में क्या व्यवस्था होती है सती प्रथा पे, वो अलग से आपको बता देंगे। बहादुर साहब प्रथम के समय में सिख नेता बंदा बहादुर ने 1710 में सरहिंद को जीत लिया। बहादुर शाह प्रथम के समय में किसने जीता था? बंदा बहादुर के। बंदा बहादुर कौन था? आपको पता होगा, बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण सिंह था। और ये बंदा बहादुर कब आता है? जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे सिखों के, और उनकी हत्या हो जाती है। और गुरु परंपरा जो प्रणाली थी जो चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया जाता है, और बंदा बहादुर को सिख नेता घोषित किया जाता है। तो सिख नेता थे बंदा बहादुर, जिन्होंने 1710 में सरहिंद को जीत लिया। इसके अलावा देखते हैं हम 1711 में डच शिष्टमंडल कैटेलार के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। ध्यान रखना है, डच शिष्टमंडल जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व में दरबार में आया और इनका स्वागत किया गया। और स्वागत करने वाली जो महिला थी वो थी पुर्तगाली, जिसका नाम था जूलियाना। इसको उपाधि भी दी गई थी, जूलियाना को बीवी व विधवा की उपाधि बहादुर शाह प्रथम के द्वारा दी गई थी। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का शव, ध्यान रखना शव यहाँ गलत लिख गया है, शव ये बॉडी के लिए बोला गया है, डेड बॉडी के लिए। तो उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का जो शव है वो 1 महीने तक बिना दफनाए पड़ा रहा, यानी कि बस बॉडी ऐसी पड़ी रही, क्योंकि इनके जो बच्चे थे वो आपस में कौन शासक बने उसके लड़ रहे थे। और बाद में दिल्ली की मोती मस्जिद है महरौली के निकट, वहाँ इसको दफना दिया गया। इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी 1712 में। ठीक है। खफी खां कहते हैं कि इनको साहे बेखबर उस समय कहा जाता था, साहे बेखबर, क्योंकि इन्हें कई मामलों की जानकारी अपने ही शासन की नहीं रहती थी। बंदा बहादुर ने 1712 ईस्वी में लोहागढ़ का किला वापस ले लिया था। 1712 ईस्वी में कौन सा किला? लोहागढ़ का किला वापस ले लिया था। यह गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था अम्बाला में। कहाँ पर बनवाया था? अम्बाला में, यानी कि अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लोहागढ़ का किला कहाँ पर है। बहादुर शाह ने जाट सरदार चूड़ामणि से भी दोस्ती कर ली थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि वो अपने शत्रु पैदा नहीं करना चाहता था, अपने मित्र पैदा करना चाहता था। अब स्थिति कुछ अलग थी। अगला शासक बनता है जहानदार शाह। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ जहानदार शाह की दी जाएगी। जहानदार जब शासक बनता है तो ईरानी अमीर जुल्फ़िकार खां के सहयोग से बनता है। किसके सहयोग से? जुल्फ़िकार खां के सहयोग से बनता है। एक ईरानी सरदार था। ये जुल्फ़िकार खां कौन था? तो ये जुल्फ़िकार खान था औरंगजेब के वज़ीर असद खां का बेटा। आपको पता होगा औरंगजेब का वज़ीर असद खां था, जिसने लंबे समय तक रिकॉर्ड 31 साल तक वज़ीर के पद को संभाला था। और यह रिकॉर्ड था मुग़लों में कि मात्र असद खां एक ऐसे वज़ीर रहे थे जिन्हें 31 साल तक काम किया था औरंगजेब के साथ। बाकी इतने लंबे समय तक किसी शासक का कोई वज़ीर नहीं रहा था। तो उसी का बेटा था जुल्फ़िकार खां। ठीक है। तो इसी के सहयोग से शासक बना था कौन? जहानदार शाह। सत्ता में अमीरों का जो दखल था, जो हस्तक्षेप थी, वो जहानदार शाह के काल में प्रारंभ हो चुकी थी, और ये आगे तक फिर चलती रही। ठीक है। एक गुट और भी था इनके दरबार में, तुरानी गुट, जिनका नेता था चिनकिलिच खां, जिसने आगे चल के हैदराबाद राज्य स्थापित किया था। हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु थे। ये हिंदुस्तानी गुट का मतलब था कि वह विदेशी मुसलमान जिनका जन्म भारत में हुआ था, उन्हें हिंदुस्तानी गुट कहा जाता था। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। जुल्फ़िकार खान ने इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया। इजारा प्रथा का मतलब था कि भू राजस्व में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देना। जब ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिएगा तो इससे किसानों पर अत्याचार बढ़े, क्योंकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की वसूली की गई और इस प्रणाली को चला करके किसानों का शोषण होने लगा। जुल्फ़िकार खां अपने चाटुकार स्वभाव चंद्र को उन्होंने दीवान बना दिया और उसे राजा की उपाधि दी, और कहा कि भैया राजस्व की वसूली पर आप ध्यान दें। ठीक है। इनको कर दिया गया। आगे चौथ और सरदेश मुखी वसूली का अधिकार भी मुगलों चौथ और सरदेश मुखी का जो वसूली का अधिकार था मुगलों को इस शर्त पर दिया गया। मुगलों को, यहाँ देखिए यहाँ गलत हो गया थोड़ा, मुगलों नहीं मराठों को, ये वही थोड़ा सा ध्यान रखना है। चौथ और सरदेश मुखी की वसूली का अधिकार मराठों को, किसको? मराठों को इस शर्त पर दिया गया कि उसकी जो वसूली है वो कौन करेंगे? उसकी वसूली करेंगे मुगल अधिकारी करेंगे, क्योंकि ये मराठा सरदार को यह अधिकार दिया गया था। चौथ और सरदेश मुखी के वसूली का अधिकार किसको दिया गया?
मराठों को दिया गया था। ये आपका जहांदार शाह के काल में जुल्फ़िकार खान ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि इसकी जो वसूली है वो कौन करेंगे, वो मुग़ल अधिकारी करेंगे। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था। और इसको बाद में 1712 में, सॉरी, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को लगाया था, जिसे बाद में 1712 में समाप्त कर दिया गया था। किसने समाप्त किया था? जहांदार शाह के काल में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 1679 में किसने लगाया था जजिया कर? औरंगजेब ने लगाया था। उससे पहले अकबर ने भी इस प्रथा को, यानी कि जजिया प्रथा को समाप्त कर दिया था। जजिया एक टैक्स होता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था उनकी सुरक्षा के बदले। ठीक है, पहली बार जजिया कर ब्राह्मणों पर जो लगाया था वह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। पहली बार भारत में जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था मोहम्मद बिन साम ने, जब 712 में आक्रमण भारत पर किया गया था। और वह एक अरब शासक था और अरबों ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक होती है जजिया कर को लेकर, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो 1679 में जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, जिसे 1712 में समाप्त कर दिया गया। आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी और मालवा का सूबेदार बनाया गया था। और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई तथा गुजरात का सूबेदार इन्हें बनाया गया था। तो कहाँ का सूबेदार बनाया गया, किसने उपाधि दी, ये पॉइंट आपको नोट कर लेने, ये आप ध्यान रखना। जहाँ जहाँ मिस्टेक है वो मैंने सही कर दिया। आमेर के राजा सवाई जयसिंह को, ये आपका पॉइंट हो चुका है। राजा राम के जो पुत्र थे आपको पता होगा, शिवाजी के बाद संभाजी शासक बने थे, और संभाजी की जब हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, तो कौन बना था? वो राजा राम शासक बने थे। तो राजा राम के जो बेटा था शिवाजी द्वितीय, इसको अनूप सिंह की जो उपाधि थी, उपाधि दी गई और 3000 का मनसब दिया गया था। ये याद रखना। ठीक है, लाल कुंवर जहांदार शाह की रखेल थी। लाल कुंवर, फारूक सियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को अपदस्थ कर दिया। और ये जो जहांदार शाह है, ये अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के साथ भाग गया और असद खां के घर पर शरण ली। असद खां ने सोचा कि अब दुश्मनी लेना फारूक सियर से ठीक नहीं है। असद खां ने इसके साथ धोखा किया और फारूक सियर को इसकी सूचना दे दी, जिससे 11 फरवरी 1770 तक वो जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। इस प्रकार यह 11 महीने तक शासक रहा। देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। कहीं कहीं बुक्स में 10 महीने का भी शासक इसको बताया गया है, लेकिन कुछ बुकों में इसको 11 महीने का शासक बताया गया है। ये आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना पड़ेगा कि उसमें क्या कहा गया है। आगे है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ध्यान रखना। जहांदार शाह को क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख कहा गया है। दाऊद खां पन्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू से सम्राट की ओर से समझौता किया था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ाया था कि भाई मराठा से समझौता किया लेकिन वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। तो ये जो समझौता किया था वो किसने किया था? दाऊद खां पन्नी ने किया था। जो किसका अधिकारी था? ये जुल्फ़िकार खां का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। और मुग़ल बादशाह की ओर से ये समझौता दाऊद खां पन्नी की तरफ से किया गया था, चौथ और सरदेश मुखी की वसूली के लिए। किससे किया गया था? मराठों से किया गया था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने हैं, बल्कि नोट भी करने हैं। तो अगले जो पॉइंट चलेंगे मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आप बिना कोई क्लास मिस किए इसको नोट करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी हिस्ट्री की बुक अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके 70 से 80% क्वेश्चन जो भी आप फंसा सकते हैं, 100% तो बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकते, लेकिन 70 से 80% क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को बस पढ़ें, सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो क्वेश्चन आपके ऐसे लेकर आएंगे, बहुत ही मस्त और बढ़िया क्वेश्चन। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।